We have done the part A of this tax audit. सब कुछ हो चुका है, हमें पता है टैक्स ऑडिट किसे चाहिए, हमें ये भी पता है कि टैक्स ऑडिट के लिए बिजनेस और प्रोफेशन की डेफिनेशन में क्या अंतर है, टर्नओवर में क्या आता है, ग्रॉस रिसीट में क्या आता है, क्या नहीं आता. वी हैव डन एवरीथिंग. अभी अपने को क्या करने का है, अभी अपने को एक बार टैक्स ऑडिट फॉर्म में फॉर्म 3CD जो एनएचसी है उसमें क्या है वो पढ़ने का है. ध्यान रखिएगा 3CA और 3CB में कुछ नहीं है, वो जो स्टेटमेंट है जो कॉपी पेस्ट होता है. यदि आपको कोई रिमार्क नहीं देना, कोई अपना निगेटिव कमेंट नहीं है, तो बस वो ऑडिटर की ओपिनियन है टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज. वो एक रेडीमेड सेंटेंस है. मेन है फॉर्म 3CD जो एनएचसी है, उसमें उसको पढ़ने से मालूम पड़ता है कि हमें क्या क्या रिपोर्ट करना पड़ता है. जिन्हें ऑडिट की ज़्यादा आइडिया नहीं है मैं उन्हें बताऊं, ऑडिट करने जाते हैं ना तो एक तो नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट रहती है, वो तो देना ही रहता है. उसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट के साथ कई सारे एनएचसी अटैच करने पड़ते हैं. जैसे बैंक ऑडिट में जाते हैं तो LFAR सबमिट करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट. वो पूरी की पूरी एक कमेंट्री है जिसमें आपको कुछ मिस नहीं हो जाए, इसलिए वो सारे चीज़ उसमें चला चला के क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पूछ लेते हैं. वैसे जिलानी कमेटी रिपोर्ट है, वैसे घोष कमेटी रिपोर्ट है. ये सब कमेटी रिपोर्ट में एक क्वेश्चन सेट रहते हैं और ऑडिटर को हर क्वेश्चन का आंसर करना रहता है. उसी फॉर्मेट में फॉर्म 3CD है कि आप कुछ मिस ना कर दे, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म 3CD बना दिया और उसमें जो जो एस्पेक्ट पे आपको कमेंट्री करनी चाहिए वो सारा एस्पेक्ट का क्वेश्चनेयर दे दिया गया है. तो वो क्वेश्चनेयर एक ऑडिटर को या ऑडिटर की टीम को पहले से पता होना चाहिए कि भैया कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर देना है, अकॉर्डिंगली ऑडिट कर ले. ठीक है, आप वही क्वेश्चनेयर अभी पढ़ने जा रहे हैं. इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है. आपको जब भी आप कभी टैक्स ऑडिट में जाएंगे तो ये बेसिक है, हर ऑर्गेनाइजेशन में लगता है और टैक्स ऑडिट मोटा मोटी हर ऑर्गेनाइजेशन को ही दरकार पड़ती है. तो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल चीज़ है. आप सिर्फ इसको एकेडमिक कोर्स के हिसाब से मत पढ़िए, आपको इस हिसाब से भी पढ़ना चाहिए कि यार ये तो बहुत काम आएगा. ठीक है, तो आपको नजर ही आ रहा है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर्म 3CD. ओके, यहाँ पे भी मैंने कोशिश किया कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैंने रेड मार्क किया हुआ है, ताकि यदि आप एग्जाम्स में बहुत शॉर्ट टाइम में हो या यदि आपको बहुत एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना हो तो आप ये वाला देख लेना. ओके, जैसा बताया गया था कि इसमें 44 क्लॉजेज है और जैसा बताया गया इसमें दो पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी. पार्ट ए में आपकी कंपनी की, आपके क्लाइंट की, आपके एसएससी की बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, नाम पता ये सब. और बाद में टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें मेजरली पीजीबीपी पार्ट है. उसके बाद थोड़ा बहुत TDS भी है, TCS भी है, ये सब पार्ट भी है. आओ सबसे पहले ऑब्वियसली आपको बताना है कि भाई आपका नाम क्या है. ठीक है, नाम बताते समय आप अपना वही नाम बताइए जो आपके पेन में है. जैसे मेरा पेन में नाम है संजय कुमार मुंद्रा और मेरी किताबों में नाम है संजय मुंद्रा, तो मुझे लिखते समय यहाँ पे संजय कुमार मुंद्रा लिखना चाहिए. एड्रेस वही एड्रेस लिखिए जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ है. एड्रेस आपकी रजिस्टर्ड ऑफिस का होना चाहिए यदि आप कंपनी है तो. और यदि आप कंपनी नहीं है, आप इंडिविजुअल HUF है, तो आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का आपको एड्रेस देना चाहिए. जैसे मेरा बिजनेस भी 3-4 प्लेस से चलता है, तो 3-4 प्लेस में कौन सा प्लेस यहाँ पे लिखना है, सारा प्लेस लिखना है? नो, आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस देना है. GST में भी आपको रजिस्ट्रेशन करते समय प्रिंसिपल प्लेस और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस बताने पड़ते हैं. तो यहाँ पे आप एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम मत लिखिए, सिर्फ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का नाम लिखिए. आधार नंबर देना ऑप्शनल है. यदि आपने पेन दे दिया तो आधार की क्या दरकार है, पेन और आधार तो इंटरलिंक्ड है. ठीक है, whether SSC is liable to pay indirect tax, इसका जवाब देना है कि आपको कौन कौन से indirect tax देने पड़ते हैं. indirect tax obviously GST है, एक्साइज भी अभी थोड़ा बहुत तो है ही, कस्टम ड्यूटी भी है. और यदि आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना है तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना है. मतलब यदि आप GST देते हो तो GSTN भी दीजिए, एक्साइज देते हो तो एक्साइज रजिस्ट्रेशन नंबर भी दीजिए, और कस्टम ड्यूटी देते हो तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड भी दीजिए. इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड भी आपको देना पड़ेगा.
स्टेटस, यहाँ पे स्टेटस मतलब ये मत समझिए कि आपको अपना रेसिडेंशियल स्टेटस बताना है, नो नो नो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड योर रेसिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे स्टेटस बताना है कि आप इंडिविजुअल हो कि एचयूएफ हो कि कंपनी हो कि फर्म हो, ये आपको बताना है, ये सब बताना है। ओके, प्रीवियस ईयर, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है ये बताना है, इसको ज़्यादा मत होती है। असेसमेंट ईयर, ऑब्वियसली आपका असेसमेंट ईयर आपको बताना है। इंडिकेट द रेलिवेंट लॉज, आपको किस कारण से ऑडिट करानी है, क्या आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो जाए इसलिए ऑडिट करानी है, कि आपने 44 एडी ऑप्ट नहीं किया तो इसलिए ऑडिट करानी है, कि आपका टर्नओवर 10 करोड़ के ऊपर चला जाए इसलिए आपको ऑडिट करानी है, कौन से रीजन से आप ऑडिट करा रहे हो ये आपको यहाँ पे बताना है। वेदर द एसएससी ऑप्टेड फॉर न्यू रिजीम या ओल्ड रिजीम, कौन सी रिजीम से आप टैक्स दे रहे हो यहाँ पे बताना है, ठीक है। यदि क्लाइंट बोल रहा है कि हम न्यू रिजीम में देगा या ओल्ड रिजीम में देगा, तो वो ओल्ड रिजीम के लिए रिस्पेक्टिव फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है वो भी यहाँ पे बताने का है। ए फर्म और एसोसिएशन ऑफ पर्सन इंडिकेट नेम ऑफ द पार्टनर, यदि आप फर्म हो या एओपी हो, किसी को लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, तो मैं बताऊं भाई, जल्दी जल्दी बोलना यहाँ पे मैंडेटरी है। धीरे धीरे बोलूंगा ना तो जब टायरिंग होगा और जो भी दोपहर में मस्त नींद आएगी ना तुम्हें, इसलिए लेट इट बी फास्ट और दिमाग को थोड़ा और फोकस रख लीजिए, ठीक है। एक बार गो थ्रू करना है और कुछ नहीं, बस, ठीक है। फिर भी मैं तुम्हारे लिए थोड़ा धीरे हो जाता हूँ, हाँ। तो यदि आप फर्म हैं, यदि आप फर्म हैं तो आपको अपने पार्टनर्स की डिटेल देनी है। यदि आप एओपी है तो आपको अपने मेंबर्स की डिटेल देनी है। नेम ऑफ द पार्टनर्स एंड उनका प्रॉफिट शेयर रेशियो भी आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इन केस ऑफ एओपी आपके मेंबर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट नोन है कि अननोन है ये आपको बताना है। यदि आपने एओपी बीओआई चैप्टर किया है तो आपको पता है मेंबर्स का शेयर नोन है तो अलग टैक्स रेट है और मेंबर का शेयर अननोन है तो अलग टैक्स रेट है। तो एओपी तो बताना ही पड़ेगा ना कि शेयर ऑफ मेंबर नोन है कि अननोन है। यदि ड्यूरिंग द ईयर तो पार्टनर चेंज हुआ है या पीएसआर चेंज हुआ है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आपके नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ प्रोफेशन आपको बताने हैं। इसके लिए आपके बिजनेस का जो कोड होता है, आईटीआर भरते समय भी हम लोग बिजनेस का कोड भरते हैं कि मेरा बिजनेस टीचिंग, ट्यूशन, ट्रेनिंग, ये सब कौन से कोड में आते हैं वो मुझे यहाँ पे भरना पड़ता है। कोड आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे नजर आ जाता है, वहां से आप निकाल के भर दो। इफ देयर इज एनी चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस तो वो भी आपको बताना है, स्पेसिफाई करना है। Whether books of accounts are required to be maintained under section 44AA या 44AA के अनुसार आपको अकाउंट्स मेंटेन करनी है, ये आपको बताना है। आपको बताना है कि क्या आप बुक्स कंप्यूटर सिस्टम से मेंटेन करते हो कि मैनुअल मेंटेन करते हो। आपको आईपी एड्रेस भी देना है। ओके, लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन से आप मेंटेन करते हो ये सब आपको बताना है। क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन करते हो ये सब यहाँ पे आपको बताना है। क्या आपकी प्रॉफिट और लॉस में कोई ऐसी प्रॉफिट है जो प्रिजम्पटिव इनकम से कंप्यूट हुई है, तो बताइए भाई कौन सा सेक्शन में आपने प्रिजम्पटिव इनकम अप्लाई किया। 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, 44 बी, 44 बीबी, 44 बीबीए, 44 ट्रिपल बी, ये सारे प्रिजम्पटिव इनकम के सेक्शन अभी अलाइव है। तो आपको बताना है कौन से सेक्शन से आपकी प्रिजम्पटिव इनकम कंप्यूट हुई है। मोड ऑफ अकाउंटिंग एम्प्लॉयड इन द प्रीवियस ईयर, क्या आप एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो कि मर्केंटाइल बेसिस पे करते हो कि कैश बेसिस पे करते हो, ये आपको बताना है। Whether there had been any change in method of accountancy, क्या ऐसा कुछ है कि पहले कैश बेसिस था अभी एक्चुअल बेसिस आ गया। भाई बात तो सिंपल सी, नो लिखना है लेकिन लिखना है, हाँ। यदि आप बोल रहे हो कि यस मेरा मोड ऑफ अकाउंटिंग चेंज हुआ है तो फिर उस मोड ऑफ अकाउंटिंग चेंज का क्या इफेक्ट आया है वो भी आपको बताना है कि इस मोड ऑफ अकाउंटिंग चेंज के कारण इस साल प्रॉफिट इतने से बढ़ रही है, इतने से घट रही है। Any adjustment is required to be made to the profit or loss for complying with the provision of income computation ICDS, या ICDS के अनुसार आपने अकाउंटेंसी में कुछ एडजस्टमेंट किया है तो वो आपको बताना है। यदि आपने कुछ एडजस्टमेंट किया है तो उस एडजस्टमेंट का क्या इफेक्ट है वो भी आपको बताना है। गिव डिटेल्स ऑफ सच एडजस्टमेंट। आईसीडीएस के अनुसार जो डिस्क्लोजर चाहिए
क्या वो सारे डिस्क्लोजर कंप्लाई हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो अभी तक आपने क्या सीखा? देखो भैया 44 में से 13 होते हैं 14 नंबर पॉइंट में। तो मालूम पड़ा भैया नेम बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा, मालूम पड़ा कि अपना आधार नंबर पैन नंबर बताना पड़ेगा, मालूम पड़ा कि मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूँ तो वो नंबर बताना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ तो आईएन बताना है, और यदि एक्साइज में रजिस्टर्ड तो नंबर बताना है, मेरा अकाउंटेंसी कौन सा मेथड्स होता है वो बताना है, मेरे मेथड में कोई चेंज हुआ तो वो बताना है, मेथड में यदि कोई चेंज हुआ तो उसका इफेक्ट बताना है, हम कितने पार्टनर्स है वो बताना है, पार्टनर्स का पीएसआर बताना है, हम यदि एओपी है तो मेंबर ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, मेंबर्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट नोन है कि अननोन है, नोन है तो कितना है ये बताना है। ओके, आप 44 जो प्रिजम्पटिव इनकम ऑफ किए वो ये बताना है, न्यू रिजीम है कि ओल्ड रिजीम है ये बताना है, क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हो ये बताना है, आपका नेम ऑफ बिजनेस क्या है, आपके नेम ऑफ बिजनेस के कोडिंग्स आपको बताने हैं। तो ये सब भैया 13 पॉइंट में हम लोग ने कर लिया। चौथे नंबर 14th नंबर पॉइंट पे वो बोल रहे हैं कि ये बताइए कि क्या आपका स्टॉक कौन से मेथड से फॉलो होता है, फीफो मेथड, लिफो मेथड, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, कौन से मेथड से फॉलो होता है? आपको पता है एएस वेटेड एवरेज एंड फीफो परमिट करता है। हाँ, तो आपको बताना है फीफो है कि वेटेड एवरेज है कि लिफो है कि कौन सा मेथड है ये बताना है। ठीक है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर आपने फॉलो किया है कि नहीं किया ये बताना है। यदि आपका स्टॉक का वैल्यूएशन का मेथड कोई चेंज हुआ है तो वो भी बताना है, और उस चेंज इन मेथड के कारण क्या अफेक्ट आया प्रॉफिट पे ये भी बताना है। गिव द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ द कैपिटल एसेट कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड। आपको पता है कैपिटल एसेट यदि स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो इस साल आपकी कैपिटल गेन जनरेट होती है, वो आपको बताना है। कौन सी कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट हुई, वो कब लिए थे, कितने में लिए थे, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। पॉइंट नंबर 16 में आपको बताना है कि कौन सी ऐसी इनकम है जो पीजीबीपी इनकम है 28 में टैक्सेबल है लेकिन आपने उसको पीएल में क्रेडिट नहीं किया, ये आप बताइए। आपको क्या एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिला, क्या ड्यूटी ड्रॉबैक मिला, क्या रिफंड ऑफ कस्टम ड्यूटी मिला, क्या रिफंड ऑफ जीएसटी मिला, क्या रिफंड ऑफ सेल्स टैक्स मिला, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। यदि आपका कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है तो एस्केलेशन क्लेम के कारण आपको कितनी इस साल इनकम हुई, और कोई इनकम हो, कोई कैपिटल रिसीट हो तो वो सब आपको यहाँ पे बतानी है। पॉइंट नंबर 17, यदि कोई लैंड या बिल्डिंग आपने इस साल ट्रांसफर किया है इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो जो आपने इस साल बेचा उसकी 50C के अनुसार क्या वैल्यू थी, डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी बताइए, एड्रेस ऑफ द प्रॉपर्टी बताइए, क्या दाम में आपने बेचा ये बताइए, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है ये बताइए, सब बताइए, हम चेक करेंगे। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में देना पड़ता है। यदि आपका डेप्रिसिएशन है तो आपको डेप्रिसिएशन की डिटेल यहाँ पे देनी है, डेप्रिसिएशन की डिटेल्स यहाँ पे देनी है कि भैया ब्लॉक ऑफ एसेट की वैल्यू क्या थी, हाँ उसके ऊपर क्या रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अप्लाई होता है, उसकी एक्चुअल रिटर्न डाउन वैल्यू क्या थी, इस साल एडिशन क्या हुआ, इस साल सेल क्या हुआ, एडिशन 182 डेज के पहले का है कि बिफोर का है, ये सब बताना है। उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन अलाउेबल है, उसकी क्लोजिंग रिटर्न डाउन वैल्यू क्या है ये आपको बताना है। यानी पूरा का पूरा 32 में जो डिटेल चाहिए वो आपको बताना है। इजी जा रहा है, यू मस्ट से इजी जा रहा है, सब सिंपल है, ये बताना पड़ेगा आपको। यहाँ पे कुछ देखो, आप टैक्स ऑडिट में कोई भूल नहीं बता रहे, आपको बताना है कि ये हुआ था, इस डिटेल्स भरनी है। तो ये ऐसा नहीं कि कुछ गलती मिले तो रिपोर्ट करना है, नहीं गलती मिले नहीं मिले आप यहाँ पे बताइए सब क्या है। समझ रहे ना मेरी बात, कि आप ये मत सोचिए हम ऑडिटर है भूल हुआ तो आपको बताएंगे, नहीं नहीं ये सब डिटेल आपको बताना है, भूल हुआ नहीं हुआ वो हम सोच लेंगे, आप बताइए ये सब क्या है। मतलब एक ऑडिटर को फॉर्म फिल करके देना पड़ता है। अच्छा,
अमाउंट एडमिशेबल अंडर सेक्शन 33AB, वो टी बोर्ड, कॉफी बोर्ड, रबर बोर्ड वाला आपने कोई डिडक्शन क्लेम किया तो यहाँ बताना है। 33AB है वो पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन, पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का बिजनेस, मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन का बिजनेस में यदि आप इंगेज हो और 33ABA में आपने 20% ऑफ द प्रॉफिट का डिडक्शन लिया है तो वो यहाँ पे बताना है। आपने साइंटिफिक रिसर्च से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर या कंट्रीब्यूशन के लिए कोई डोनेशन दिया है, सोशल रिसर्च, स्टैटिस्टिकल रिसर्च, या कंपनी ने कोई इन हाउस कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, साइंटिफिक रिसर्च किया, उन सब का यदि आपने कोई डिडक्शंस लिया तो यहाँ बताइए। ठीक है, आपने कोई टेलीकॉम लाइसेंस या स्पेक्ट्रम के लिए डिडक्शंस लिया है तो बताइए। आपने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्लेम किया और आप वो 15 स्पेसिफाइड बिजनेस में हो जहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी अलाउड होता है, वो डिडक्शंस लिया तो यहाँ पे बताइए। हम ये नहीं बोल रहे थे डिडक्शंस रॉन्ग लिया, डिडक्शंस लिया, ये बहुत बड़ी बात है कि आप इन सेक्शन में डिडक्शंस ले दो, क्योंकि नॉर्मल फाइल में ये सब आता ही नहीं है। तो यदि ये सब आ रहा है तो डिपार्टमेंट वांट टू चेक इट, तो बता तो दीजिए कि है कि नहीं है। okay. आप 35CCA यानी आपने कोई कंट्रीब्यूशन फॉर रूरल डेवलपमेंट किया तो बता दीजिए। 35CCC आपने एग्रो रिसर्च में कोई डोनेशन दिया तो बता दीजिए। 35CCD यदि आपने गवर्नमेंट के स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई कंट्रीब्यूशन दिया तो बता दीजिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर का आपने डिडक्शंस दिया तो बता दीजिए। अमालगमेशन डीमर्जर का कोई एक्सपेंडिचर क्लेम कर रहे तो ये बता दीजिए। कोई VRC आपने दिया है, बहुत बड़ी बात है पैसा, उसका डिडक्शंस क्लेम किया तो बता दीजिए। कोई मिनरल का आपका प्रोजेक्ट है तो उसका डिटेल्स आप बता दीजिए। ये सारे डिडक्शंस यदि आप क्लेम कर रहे हो, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी डिडक्शंस मन से कुछ भी मत मार देना। यहाँ पे 37(1) नहीं है, या आप कोई भी जनरल खर्चे का डिडक्शंस ले रहे तो बता दीजिए। नहीं, नहीं है इसमें। यहाँ पे सैलरी नहीं है, यहाँ पे बोनस एंड कमीशन नहीं है, यहाँ पे कुछ खास सेक्शन है 33AB से लेके 35 तक। 36, 37 यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना? तो गप मार के मत आ जाना। ओके, पॉइंट नंबर 20। आपने कोई बोनस या कमीशन एम्प्लॉय को दिया है तो उसका यहाँ पे डिडक्शंस बताइए। देखो यहाँ पे ध्यान दो, 36(1)(2) में बोनस एंड कमीशन है, सैलरी नहीं है। आपने सैलरी का डिडक्शंस दिया तो मत बताइए, लेकिन बोनस एंड कमीशन का डिडक्शंस दिया तो यहाँ बता दीजिए। आप बोलेंगे कैसा लॉ है, सैलरी पूछ नहीं रहा, बोनस कमीशन पूछ रहा है। तो भाई साहब, बोनस एंड कमीशन इज गवर्न बाय 43B, सैलरी इज नॉट गवर्न बाय 43B। तो बोनस एंड कमीशन का डिडक्शंस दिया तो हम पूछेंगे पेड किया कि नहीं पेड किया। सैलरी है तो हम पूछना ही नहीं है पेड किया कि नहीं पेड किया, तो ठीक है। और कई बार क्या होता है, PL में बोनस एंड कमीशन अलग से नहीं रहता, सैलरी में घुसा हुआ रहता है, तो नजर नहीं आता PL में। इसलिए टैक्स ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई कि आप देख लीजिए ना कि कोई बोनस एंड कमीशन सैलरी में इंक्लूडेड है तो बता दीजिए हमें, चेक कर लेंगे 43B। यदि एम्प्लॉई ने कोई कंट्रीब्यूशन टू PF या पेंशन फंड किया है तो आप हमें बता दीजिए, फिर हम चेक करेंगे 36(1)(5)(a) की क्राइटेरिया फुलफिल हुई कि नहीं। 36(1)(5)(a) यदि आपको याद है तो उसमें रिस्पेक्टिव लॉ के अंदर यदि आपने कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट को जमा कर दिया, मतलब PF डिपार्टमेंट को जमा कर दिया, तब तो एक्सपेंडिचर अलाउड है, अदरवाइज एक्सपेंडिचर कभी अलाउड नहीं है, नॉट नाउ देन नेवर। तो डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है एज ए टैक्स ऑडिटर कि एक बार चेक करके बताना कि कोई 36(1)(5)(a) का डिडक्शन है क्या यहाँ पे। मतलब कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टू PF हुआ है क्या, वो तो ऑब्वियसली हुआ है। तो हुआ है तो ये बताइए कि कब जमा करना चाहिए था, कब जमा किया। PF का पैसा, ESI का पैसा, सुपरएन्यूएशन फंड का पैसा, अदर एम्प्लॉय वेलफेयर फंड का पैसा, नेम ऑफ द फंड बताइए, कब एम्प्लॉय की सैलरी से काटा, कब जमा करना चाहिए था और कब जमा किया, ये सब हमें बताइए। कॉलम खींच के हम लोग फॉर्म 3CD रिपोर्ट बनाते हैं। इसके अलावा यदि आपने PL में कोई ये में से खर्चा डेबिट किया तो बता दीजिए, ये में से कोई भी, ये में से क्या क्या। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर PL में डेबिटेड है, कोई पर्सनल एक्सपेंडिचर PL में डेबिटेड है,
कोई एडवर्टीजमेंट विद पॉलिटिकल पार्टी पीएल में डेबिटेड है, कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब पीएल में डेबिटेड है क्या, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एट क्लब बीइंग कॉस्ट फॉर क्लब सर्विस एंड फैसिलिटीज, या ऐसा कोई है एंट्रेंस फी, मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन, या एक्सपेंडिचर फॉर एनी पर्पज विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड अंडर लॉ, ऐसा कोई खर्चा आपको नजर आया तो बताइए। एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ एनी अदर पेनल्टी और फाइन नॉट कवर्ड अबव, यदि और कोई पेनल्टी है जो ऊपर कवर्ड नहीं है तो वो भी यहाँ बता दीजिए। एक्सपेंडिचर इनकर टू कंपाउंड ऑफ एन ऑफेंस, कोई ऑफेंस कंपाउंडिंग के लिए आपने कोई पैसा दिया तो दैट इज अ डिसअलाउड एक्सपेंडिचर, तो वो खर्चा यहाँ पे आपने किया है कि नहीं किया बता दीजिए। एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्विजिट टू अ पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, यदि आपने किसी बिजनेसमैन को बिजनेस से रिलेटेड परक्विजिट मिली है तो वो भी एक टैक्स ऑडिटर को बताना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मली परक्विजिट एक एसएससी अपने पीएल में नहीं दिखाता, वो बस लेके बैठ जाता है। यह ऑडिटर का काम है कि वो इसको देख के बताए कि ऐसी कोई परक्विजिट लिया गया है। अब आपको यहाँ पे बताना है कि कोई एक्सपेंडिचर जो 40A में डिसअलाउड है, इनकम टैक्स डिसअलाउड, वेल्थ टैक्स डिसअलाउड, पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस डिसअलाउड, पेमेंट टू रेसिडेंट विदाउट टीडीएस 30% डिसअलाउड, ये सब बातें क्या यहाँ पे है क्या? क्या आपने एम्प्लॉय नॉन रेसिडेंट एम्प्लॉय को सैलरी दी है जिस पे टीडीएस नहीं काटे? क्योंकि वो ऐसा है कि नॉट नाउ देन नेवर। बात ये में कि इस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के अंदर जमा किया तो अभी अलाउड हो जाएगा, नहीं तो बाद में अलाउड। लेकिन 44 लेकिन सैलरी टू नॉन रेसिडेंट विदाउट टीडीएस में है कि यदि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले टीडीएस जमा कर दिया तब तो इस साल अलाउड होगा, नहीं तो फिर कभी अलाउड नहीं होगा। तो वो आपको बताना है। इंटरेस्ट टू पार्टनर और रेम्यूनरेशन टू पार्टनर जो पेमेंट हुआ है तो वो आपको बताना है। रिपीट, इंटरेस्ट टू पार्टनर या रेम्यूनरेशन टू पार्टनर जो पेमेंट हुआ है तो वो आपको बताना है। ठीक है, कोई 48(3) का खर्चा है, मतलब कैश एक्सपेंडिचर विद इन एक्सेस ऑफ 10,000, तो यदि ऐसा कोई खर्चा है तो आपको बताना है। और यदि वो रूल 6DD के एक्सेप्शन में फॉल करता है तो आपको बताना है कि कोई भी 10,000 से ऊपर का पेमेंट कैश में हुआ है तो बताना। और यदि वो रूल 6DD से कवर्ड है, मतलब उसके एक्सेप्शंस में अलाउड एक्सेप्शंस है, तब तो ठीक है, वो भी आपको बताना है। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी और प्रोविजन फॉर एनी एम्प्लॉय वेलफेयर फंड, यदि ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग और रिटर्न के पहले पेमेंट नहीं किया तो नॉट अलाउड। तो वो आपको बताना है क्या ऐसा कुछ है प्रोविजन फॉर पेमेंट फॉर ग्रेच्युटी जो कि नहीं अलाउड है फिर भी आपने डिडक्शन क्लेम कर दिया, तो वो बताना है। एनी सम पेड बाय एसएससी एज एम्प्लॉयर नॉट अलाउएबल अंडर सेक्शन 49, अमाउंट ऑफ डिडक्शन इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 40A, ये नाम सुना है क्या 14A का? का नाम सुना है क्या? तो भैया 14A में यह है कि यदि कोई इनकम एग्जेम्प्टेड इनकम है तो उससे रिलेटेड खर्चे भी डिसअलाउड हो जाएंगे। अब यदि आपका कोई खर्चा पार्टली फॉर एग्जेम्प्टेड बिजनेस एंड पार्टली फॉर टैक्सेबल बिजनेस हो रहा है तो ऑडिटर का काम है कि बताना कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो पार्टली एग्जेम्प्टेड बिजनेस में यूज हो रहे हैं, पार्टली टैक्सेबल बिजनेस में यूज हो रहे हैं, वो आपको बताइए। तो 14A इज वेरी वाइटल, ये आपको टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना पड़ता है। अमाउंट इनएडमिसिबल अंडर सेक्शन 36(1)(3), आप कोई इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर रहे हो और यदि वो इंटरेस्ट ऑन लोन डिसअलाउड है तो आपको बताना है। 36(1)(2) बोनस और कमीशन भी बोला था, इंटरेस्ट ऑन लोन भी अलग से बोल दिया। आपने कोई एमएसएमई को इंटरेस्ट पेमेंट किया है तो आपको वो बताना है, आपको अलग से बताना कि मैंने एमएसएमई को पेमेंट किया है। और भी कोई खर्चा है जो 43B में डिसअलाउड हो जा रहा है
क्योंकि 43 भी सात एक्सपेंडिचर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के बाद पेमेंट करोगे तो डिसअलाउड। तो ऊपर एमएसएमई के बारे में बोल ही दिया, आपको पता है 43 बी में एमएसएमई तो भी पेमेंट विद इन टाइम लिमिट 45 डेज 15 डेज के अंदर हो जाना चाहिए। तो 45 डेज 15 डेज के अंदर एमएसएमई को पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ ये बताना है। मैं बीच में एक बार पॉज लेता हूँ, आप मुझे बताओ कि ये जो सेक्शंस बीच बीच में आ रहे हैं 36.2 43B 36.13 40A3 40A, क्या आप इन सारे सेक्शंस के नाम से कंफर्टेबल हो कि आपको तकलीफें हो रही है? बताना फटाफट। अरे कुछ तो जवाब दो। कंफर्ट जोन फर्स्ट, क्योंकि टैक्स ऑडिट जब आप पढ़ते हो तो आपको मालूम पड़ता है कि ये तो यार भाषा में कम क्लॉजेस में ज्यादा बात करता है। जैसे नीचे वाला ही देख लो आप, आपने 48.2 में कोई पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल बता दीजिए। अब 48.2 क्या हो गया? एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन। यदि आपने रिलेटेड पर्सन को जरूरत से ज्यादा दे दिया तो जितना ज्यादा दिया वो डिसअलाउड हो जाएगा। उसकी रिपोर्ट एक ऑडिटर को करनी है। अब आप सपोज बन गए टैक्स ऑडिटर और आपको पीजीबीपी के सेक्शन से नहीं पता, तो आप क्या रह रहे थे इतनी बार गूगल देखोगे तो पूरा हर समय सेक्शन बजाएगा, ये तो बिना सेक्शन के बात ही नहीं करेगा। और आप एकेडमिक में हमें लोग से पूछते रहते हो सर सेक्शन याद करना जरूरी है क्या, और हम लोग भी बेशरम की तरह बता देते याद होता है तो करो नहीं तो मत करो। भाई साहब ये सिर्फ एकेडमिक से दुनिया में चलेगा, रियल लाइफ में आप देख लो कितने ट्रबल में रहोगे थी आपको सेक्शन। ये इंस्टीट्यूट दयावान है जो आपको बिना सेक्शन याद के भी पास कर देता है टैक्स में। रियल लाइफ में आपको बिना सेक्शन के टैक्स में बात ही करने नहीं मिलेगी। जो टैक्स के लोग जानते हैं, जैसे हम लोग थोड़ा बहुत टैक्स जानते हैं, और जो हमारे जैसे जानकार लोग कभी किसी टॉपिक पे बात करेंगे तो सिर्फ धारा पे ही बात करेंगे। ओके, तो 33 यानी टी ग्रोइंग एंड टी कॉफी रबर ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो 40% का डिडक्शन मिलता है, और मिनरल ऑयल एक्सट्रैक्शन में जो 20% ऑफ बिजनेस का डिडक्शन मिलता है। यदि आपने वो डिडक्शन क्लेम किया तो उसकी डिटेल बता दीजिए कि आपने कब पैसे जमा किए। यदि आपके 41 में कोई इनकम आ रही है तो वो बताइए। 41 में इनकम मतलब, अरे भाई साहब डिम्ड इनकम पढ़ा है ना कि कोई एक्सपेंडिचर पहले अलाउड हो गया बाद में रिकवर हुआ, तो जब वो पैसे रिकवर हुआ, जब वो पैसे रिफंड आए, जब वो पैसे वेव हुआ, तो जब वो एक्सपेंडिचर वेव हुआ तो आपकी इनकम मान ली जाएगी। 41.4 में बैड डेट रिकवरी है, 41.3 में सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च है, 41.2 में बैलेंसिंग चार्ज है। तो 41.1 में कोई भी एक्सपेंडिचर पहले अलाउड बाद में रिकवर होता है तो 41.1, 41.2 बैलेंसिंग चार्ज, 41.3 में सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, 41.4 में बैड डेट रिकवरी। तो ऐसा कोई भी 41 की इनकम है तो आपको यहाँ पे बताना है, उसकी डिटेल देनी है, पूरी डिटेल देनी है। 44 क्लॉज में से हम लोग 26वें क्लॉज में है, मतलब आधा से ज्यादा फॉर्म 3CD हम लोग पढ़ चुके हैं। बी हैप्पी। 43B में आपका यहाँ पे आपको डिटेल भरनी है। क्या डिटेल भरनी है सर हमें यहाँ पे? यही कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर है जो 43B से रेगुलेटेड है, 7 एक्सपेंडिचर, उसमें से कौन से एक्सपेंडिचर आपने अपने PL में दिखा रहे हैं, वो कब पेमेंट करना था, आपने कब पेमेंट किया। पेमेंट तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले करना था, तो आपने उसको पेमेंट कब किया, ये आपको यहाँ पे बताना है। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड और यूटिलाइज ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये भी डिपार्टमेंट आपसे जानना चाहता है। मतलब इनकम टैक्स के फॉर्म 3CD से GST की ऑडिट भी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई। यदि आपका कोई प्रायर पीरियड आइटम है जो कि PL में डेबिट या क्रेडिट होते बैठा है तो वो आपको बताना है। प्रायर पीरियड आइटम मतलब पुराने साल का ट्रांजेक्शन है जो पुराने साल रिकॉर्ड नहीं किए अब जाके रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रायर पीरियड आइटम। तो भैया वो आपको यहाँ पर रिकॉर्ड करना है, बताना है।
कोई भी इनकम जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के सेक्शन 56(2)(9) में या 56(2)(10) में टैक्सेबल है, लेकिन पीएल में बैठी है तो वो आपको बताना है। जैसे कोई गिफ्ट इनकम आपको मिली है जो कि 56(2)(10) में टैक्सेबल होती है और आपके पीएल में बैठी है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि भैया हमारे पीएल में गिफ्ट इनकम बैठी है, गिफ्ट इनकम इज टैक्सेबल, लेकिन बताना आप। यदि आपने कोई हुंडी से लोन लिया है 20,000 से ऊपर का हुंडी लोन लेने पे वो इनकम मान ली जाती है, तो वही यहाँ पे आपको बताना है कि आपने इस साल कोई हुंडी से लोन लिया क्या। 10,000 का भी लोन लिया तो यहाँ पे बताना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वायोलेशन होने पे बताना है, हुंडी में ट्रांजेक्शन कर लिए, बहुत बड़ी बात हो गई, बताइए थोड़ा। यदि हुंडी में कौन करता, आपका आपके बिजनेस में होता है हुंडी का ट्रांजेक्शन? नहीं, मेरे में भी नहीं होता। तो कोई हुंडी में ट्रांजेक्शन कर रहा है, यही एबनॉर्मलिटी है, तो वो आपको बताना है। कितना अमाउंट बोरो किया, कब बोरो किया, सब डिटेल बतानी है। क्वेश्चन नंबर 30 में जाते जाते ट्रांसफर प्राइसिंग पे आ गए और बोले ट्रांसफर प्राइसिंग का भैया 92CE में आपने कोई कंपटीशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस किया है तो आप बताइए। आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किया है तो वो बताइए। Whether the SSC has incurred any expenditure during the previous year by way of interest or similar nature of exceeding 1 crore rupees as referred to in section 94B। तो जो सेक्शन 94B में 1 करोड़ से ऊपर का आपका 94B यू नो सेकेंडरी एडजस्टमेंट, तो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की आपको यहाँ पे डिटेल डालनी है। ट्रांसफर प्राइसिंग, सेकेंडरी एडजस्टमेंट, अरे वो 30% इंटरेस्ट। यदि आप एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस को इंटरेस्ट और लोन देते हो तो 30% ऑफ एबिटा वाला पॉइंट याद है ना, तो वही यदि आपका कोई इंटरेस्ट ऐसा पेमेंट हुआ तो यहाँ पे बताना है, सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं, इंटरेस्ट। इफ यस तो फिर उसकी पूरी डिटेल देनी है, क्या एक्सपेंडिचर था, क्या इंटरेस्ट था, 94B में जो जो रिक्वायरमेंट है आपको सब बताना है। यदि कार में इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट की बातें की गई है तो कार को वायलेट करते हुए आपने कोई इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया हुआ है, इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट किया हुआ है तो उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है तो भी बताना है, नहीं है तो भी आपको बताना है देयर इज नो सच ट्रांजेक्शन। यदि है तो फिर डिटेल बतानी है, किस नेचर का इम्परमिसिबल अवॉइडेंस अरेंजमेंट है, ये सब आपको यहाँ पे बताना है। पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट, भाई बहुत वाइटल है, ध्यान से सुनना। टू 269(s) कहता है कि कोई भी लोन लेना है तो आपको 20,000 से ऊपर का लोन अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से ही लेना है। यदि आप कोई लोन लेते हो 20,000 से ऊपर का तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या नोटिफाइड मोड से ही ले सकते हो। यदि आपने कैश में लोन ले लिया 40,000 का तो भैया जितने का आपने लोन लिया सबकी सब आपकी इनकम मान ली जाएगी, प्लस पेनल्टी और लगेगी। तो भैया यदि आपने तो ऐसा लोन लिया तो बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको अपने सारे लोन की डिटेल भरनी रहती है कि वो लोन आपने कौन से बैंकिंग मोड से लिया, वो आपको डिटेल बतानी पड़ती है, कौन लेंडर है, कौन बोरोवर है, सब डिटेल बतानी पड़ती है। वैसे यदि आपने कोई पेमेंट किया है 269 में, 269 बोलता है कि 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट अलाउड नहीं होता। भैया कैश पेमेंट तो 10,000 से ऊपर का अलाउड नहीं है। अरे 10,000 से ऊपर का तो बिजनेस एक्सपेंडिचर ही अलाउड नहीं है। यहाँ पे मैं बिजनेस एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पर्सनल एक्सपेंडिचर की भी बात कर रहा हूँ। कोई भी तरह का पेमेंट इंडिया भर में आप 2 लाख से ऊपर का कैश में करेंगे तो आप फंसेंगे, 269 का वायलेशन होगा और जितने अमाउंट का आप कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे उतने ही अमाउंट की आपको ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। जैसे सपोज मोनी झा शादी कर रही है और मोनी झा शादी करते समय केटरर को बोली भैया जी हमारे यहाँ शादी में बहुत अच्छे से खाना वाना बनाना,
तो उसने बोला भैया बहुत अच्छा खाना बनाना है तो 40 लाख लग जाए, तो उसने बोला मैं दूंगी, शादी में खाना अच्छा बना। और उसने बहुत अच्छा सारा खाना बनाया तो मोनी जानो से 40 लाख कैश दे दिए, और उसने भी रिकॉर्ड कर लिया बेशरम की तरह अपनी बुक्स में, कैश रिसीव फ्रॉम मोनी झा। तो लॉ बोलेगा क्या, ये आपका वायलेशन हो गया। उसने बोला मैंने तो बिजनेस एक्सपेंडिचर तो किया नहीं, मेरा तो पर्सनल एक्सपेंडिचर है। पर्सनल एक्सपेंडिचर भी आप कैश में दे सकते। मोनी झा, शादी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, इवन अपने घरों में जो हॉस्पिटल का बिल पेमेंट होता है ना, वो भी आप कैश में 2 लाख से ऊपर का नहीं कर सकते, आपको अकाउंट पे चेक से करना है। यदि आप 2 लाख से ऊपर का कैश पेमेंट हॉस्पिटल को करेंगे, हॉस्पिटल आपको मना कर देगा, वी कैन नॉट टेक। सारी जेन्युइन हॉस्पिटल आपको मना कर देगी, नहीं हम लोग 2 लाख से ऊपर का कैश में नहीं लेंगे। ये 269 एसटी का वायलेशन हो जाता है। नेम ऑफ द पेयर, पैन, आधार नंबर, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, अमाउंट ऑफ रिसीट, डेट ऑफ रिसीट, सारी डिटेल देनी पड़ जाएगी यदि कैश में ट्रांजेक्शन हो जाए तो। अच्छा, वैसे 269 एसटी है, वो भी यही बात बोल रहा है। वैसे 269 टी है, 269 टी तो रिपेमेंट ऑफ लोन की बात कर रहा है कि आप ना तो कोई लोन 20,000 से ऊपर का कैश में ले सकते हो, और न ही उसका रिपेमेंट कैश में कर सकते हो। रिपेमेंट के समय तो और बम्बू कर देता है, बोलता है लोन प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के 20,000 से ऊपर का आप कैश में नहीं ले सकते। मैं समझा, सपोज मैंने कैश में लोन लिया था 18,000, कैश में लोन ले लिया 18,000, 2 साल बाद इंटरेस्ट लेके उसका अमाउंट हो गया 20,400 रुपया, मैंने रिपेमेंट दिखा दिया कैश में, तो डिपार्टमेंट बोलेगा कि 269 टी का वायलेशन है। मैंने बोला भैया लोन तो 18,000 ही था, लेकिन बोला लोन प्लस इंटरेस्ट मिलाते तो 20,000 से ऊपर। बोला ये 20,000 से ऊपर आपने कैश में दिया, ये वायलेशन हो गया, अब मैं इसकी रिपोर्ट करूंगा, और उतने ही रुपए की आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। ओके, डिटेल्स ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस। आपका क्या ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कौन कौन से सेक्शन में कितना कितना ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है, कितने साल से वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उस समय जो लॉस था क्या आपने टाइमली रिटर्न भरा था कि नहीं भरा था, और क्या आपका अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है, सबकी डिटेल आपको यहाँ पे बतानी पड़ेगी। और यदि आपने ओल्ड रिजीम से न्यू रिजीम में शिफ्ट कर दिया तो उस लॉस में, उस अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन में एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना ये भी बताना पड़ेगा। उस लॉस में से कौन कौन से एक्सपेंडिचर जो न्यू रिजीम में अलाउड नहीं होते उनका क्या इफेक्ट है वो भी बताना पड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात। सपोज आपने 4 साल पहले ओल्ड रिजीम आप खेलते थे और ओल्ड रिजीम में आपने एक लॉस बुक किया 10 लाख का। जब आप ओल्ड रिजीम लेते थे तब आप सेक्शन 35 का डिडक्शंस लिए हुए थे, जबकि न्यू रिजीम में सेक्शन 35 का डिडक्शंस अलाउड नहीं है। कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च नॉट अलाउड। तो अब वो लॉस में उस डिडक्शन के कारण कितना इम्पैक्ट आया वो आपको बताना है। वो डिडक्शंस नहीं लेते तो कितना इम्पैक्ट आता, वो सब ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। यानी आज की डेट में टैक्स ऑडिट किसी भी जेन्युइन कंपनी का जिसमें थोड़ी बहुत क्रिटिकलिटी होती है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनना बहुत डिफिकल्ट है। कंज्यूम्स टाइम। यदि आपकी शेयर होल्डिंग में साथ कोई चेंजेस हुआ है तो वो आपको बताना है। चेंज इन शेयर होल्डिंग ऑफ द कंपनी due to which the losses incurred prior to previous year cannot be allowed to be carry forward under section 79. सेक्शन 79 यदि आपको याद है तो मैं आपको बताऊं कि एक क्लोजली हेल्ड कंपनी का लॉसेस तभी कैरी फॉरवर्ड अलाउड होता है जब जिस ईयर के में लॉस हुआ था उस ईयर के एंड में, और जिस ईयर में आप सेट ऑफ करना चाहते हो उस ईयर के एंड में 51% शेयर होल्डिंग आर हेल्ड बाय द सेम पर्सन। तो क्या 79 का आप लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो और उसमें परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग सेम है कि नहीं है, ये ऑडिटर को यहाँ रिपोर्ट करना है। सब यहाँ पे दिया हुआ है। 73 में 4 साल होते हैं ना, 73 ए में 4 साल होते हैं ना, स्पेकुलेटिव लॉस, 35 एडी लॉस,
ये सब आपको बताना है। ये सब सिर्फ 4 साल तक कैरी फॉरवर्ड अलाउड होते हैं, तो देख लो 4 साल से ज्यादा तो नहीं है ना ये सब। आपको चैप्टर 6 से डिडक्शंस के बारे में बताना है कि एसएससी कौन कौन सा डिडक्शंस क्लेम कर रहा है और वो डिडक्शंस के वो एलिजिबल है कि नहीं है। यदि उसने न्यू रिजिम ऑप्ट किया तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भैया बंदा न्यू रिजिम में फिर भी डिडक्शंस क्लेम कर या कर ही नहीं सकता, फिर भी डिपार्टमेंट बोल रहा बताना पड़ेगा। सेक्शन वाइज डिडक्शंस की डिटेल आपको बतानी है, कौन से सेक्शन में कितना डिडक्शंस क्लेम कर रहा है। और खाली चैप्टर 6 से डिडक्शंस नहीं, इवन 10AA के भी डिडक्शंस जो सेज में होता है ना, 5 साल 100%, 5 साल 50%, नेक्स्ट 5 साल 50%, वो वाला। अभी TDS की डिटेल आ गई, इसके ऊपर आपके इंस्टीट्यूशन ने एक रेस्ट्रिक्शन भी दिया है। Whether the SSC is required to deduct TDS और TCS, क्या है तो फिर बताइए। या आपको TDS TCS काटना है, हाँ तो फिर बताइए, अपना 10 नंबर बताइए, TDCN नंबर, कौन से सेक्शन में कितने अमाउंट का, कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शंस करना है, क्या रेट से कितना रुपया करना है, कब तक वो पैसा जमा करना चाहिए था, आपने कब जमा किया, क्या आपने उसका रिटर्न क्वार्टरली भरा कि नहीं भरा, क्या ड्यू डेट ऑफ रिटर्न थी और आपने रिटर्न कब भरा, सब बताना है। क्या आपको TDS काटना है, यस, अपना 10 नंबर बताइए, कौन से सेक्शन में कितने अमाउंट के ऊपर क्या रेट से कितना रुपया TDS काटना है बताइए, आपने बता दिया। ये TDS आपको कब जमा करना चाहिए था, आपने बताया। ये TDS आपने कब जमा किया, ये बताइए। क्या आपने इस TDS का रिटर्न भरा, TDS रिटर्न क्वार्टरली जो भरना पड़ता है वो आपने भरा, तो आपने कब भरा और उसकी ड्यू डेट कब थी, ये दोनों आपको बताना है। वैसे आपको TCS से डिटेल बतानी है यहाँ पे कि क्या आपको कोई टैक्स कलेक्शन सोर्स करना था, यस, तो फिर अपना 10 बताइए। कौन से सेक्शन में टैक्स कलेक्शन करना था ये बताइए, कब जमा करना था, आपने कब जमा किया, सब डिटेल यहाँ पे बताइए। यदि आप ट्रेडिंग कंसर्न हो, यदि आप ट्रेडिंग कंसर्न तो आप ये बताइए कि आपने कितना क्वांटिटी परचेज किया, कितना क्वांटिटी ओपनिंग स्टॉक में था, कितना क्वांटिटी सेल हुआ, कितना क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक हुआ, कितना क्वांटिटी एबनॉर्मल लॉस हुआ, कितना क्वांटिटी पर्सनल कंज्यूम हो गया, कितना क्वांटिटी कैपिटलाइज हो गया, सब आपको क्वांटिटी की डिटेल यहाँ पे बतानी है। यदि आपको डिविडेंड मिला है कुछ तो बताइए, जो सेक्शन 222E में फॉल करता है। 222E आपको याद होगा डिविडेंड का कि कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी अपने स्पेसिफाइड मेंबर को लोन या एडवांसेस देता है तो वो लोन या एडवांसेस टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट डिविडेंड माना जाता है। यहाँ पे क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब अनलिस्टेड कंपनी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, स्पेसिफाइड मेंबर मतलब जिसके पास 10% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर हो, तो वो आपने ऐसा कोई लोन दिया है तो आपको बताना पड़ेगा, प्रोवाइडेड द लोन इज नॉट गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। या आपको कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, आपको इसका बताना है यस और नो। या आपकी कोई ऑडिट एक्साइज लॉ में कंडक्ट हो गई, यस और नो आपको बताना है। डिटेल्स रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस प्रॉफिट एसेट्रा, आपका टोटल टर्नओवर क्या है, आपका जीपी रेशियो क्या है, आपका एनपी रेशियो क्या है, आपका स्टॉक इन ट्रेड डिवाइडेड बाय टर्नओवर, यानी इसका उल्टा टोटल टर्नओवर, ठीक है, स्टॉक इन टर्नओवर, ट्रेड डिवाइडेड बाय टर्नओवर, मटेरियल कंज्यूम, ये सारी डिटेल्स आपको बतानी है। आपको कोई रिफंड मिला इनकम टैक्स लॉ में तो ये बताना है। आपने फॉर्म 60 भरा क्या या फॉर्म 61 भरा, जब किसी बंदे को TDS नहीं कटवाना होता है क्योंकि उसकी इनकम एग्जम्प्टेड सीलिंग के नीचे होती है तो वो अपने पेयर को फॉर्म 60 भर के दे देता है। फॉर्म माय बैड, जब कोई बंदा स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शंस में एंटर करता है तो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन में जो भी बंदा एंटर करता है उसको अपना पैन नंबर कोड करना पड़ता है। आई होप तुमने पैन चैप्टर में पढ़ा होगा
यदि आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आपको पैन कोड करना पड़ेगा। आप कोई व्हीकल की रजिस्ट्री कराते हो तो आपको पैन कोड करना पड़ता है। आप 50,000 से ऊपर का कैश में ड्राफ्ट बना रहे हो, 50,000 से ऊपर का शेयर ट्रांजेक्शन कर रहे हो, 50,000 से ऊपर का एफडी बना रहे हो, 50,000 से ऊपर का डिमांड ड्राफ्ट बना रहे हो, तो इन सब में आपको पैन देना पड़ता है। आप 25,000 से ऊपर का होटल बिल पेमेंट कर रहे हो, 25,000 से ऊपर का फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो, इन सब में आपको पेन देना पड़ता है। और सपोज आपको लगता है कि मेरे पास पेन है ही नहीं, क्योंकि मुझे टैक्स ही नहीं देना, क्योंकि मेरी इनकम एग्जम्प्टेड सीलिंग के नीचे है बहुत सालों से, तो मैंने टैक्स नहीं देना, तो मैंने पेन ही नहीं लिया, तो भाई साहब आप यहाँ पे फॉर्म 60 भरोगे, फॉर्म 60 भरोगे। फॉर्म 60 shall be filed by an individual or person, not a company or firm, who does not have a pen and who enters into specified transactions। तो भैया उन्हें बताना है। Where the SSE or its parent entity or alternate reporting entity is liable to furnish the report। होता है ना कि कई बार ग्रुप कंपनीज में मेन कंपनी नहीं भर पा रही तो उसी ऑल्टरनेट कंपनी ग्रुप रिपोर्ट भरेगी। तो यदि ऐसा कोई केस हो सेक्शन 286 वाला, तो यहाँ पे डिटेल देनी है आपको। ब्रेकअप ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ एंटिटीज रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। आपके सारे एक्सपेंडिचर का हमें ब्रेकअप चाहिए, ताकि हम देख लेते भैया जीएसटी में आपका कितना एक्सपेंडिचर बनता है नहीं बनता, वो यहाँ पे आपको बताना है। तो इस तरीके से 44 पॉइंट्स हमने बहुत तेजी से पढ़ लिए। जो चीज तो धीरे भी पढ़ेंगे ना तब भी कंटेंट उतना ही भीतर जाएगा, थोड़ा सा बेसी जा सकता है लेकिन इतना ही जाएगा। तो आप इसमें ये देखिए कि इंस्टीट्यूट इसमें पूछे जाते हैं, ये तो फॉर्म था, ये तो फॉर्म था, ये तो कोई कंटेंट नहीं, ये तो कोई लॉ नहीं है, ये फॉर्म 3CD है। आप कहीं पर भी ऑडिट करने चाहिए फॉर्म 3CD मिलेगा। आप गूगल में फॉर्म 3CD मारेंगे यही डाउनलोड होगा। इंस्टीट्यूट ने भी यही किया है, फॉर्म 3CD उठाते आपको चेक दिया है। तो ये तो आपने फॉर्म पढ़ा, तो ये तो ठीक है, जब मैं ऑडिट में जाऊंगा तो ये सब चीजें पूछ लूंगा अपने क्लाइंट से और भर दूंगा, ये डिटेल में भर दूंगा। लेकिन इसमें एग्जाम में क्या पूछेगा वो देखना जरूरी है। और इंस्टीट्यूट ने अच्छा क्या किया, आपको इसके ऊपर 2 क्वेश्चन दिए और बोले देखो भैया इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो मेरी एडवाइजरी ये है कि आप इन क्वेश्चन को बड़ी पेशेंसफुली देखिए और क्वेश्चन देखने के बाद फिर से फॉर्म को एक बार पढ़िएगा कि अच्छा इस एंगल से मैं तो फॉर्म पढ़ना है। तो मैंने आपको बहुत दौड़ा के बहुत जल्दी 44 पॉइंट्स करीबन 44 मिनट्स में पढ़ा दिए। अब हम लोग आने वाले आधे घंटे तक ये 2 सम देखेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि एग्जाम में कैसे कर देता है। आई होप यहाँ तक सब हैप्पी, इस स्पीड से भी हैप्पी। किसी को नींद नहीं आई एक्सेप्ट मी, मैंने तो कॉफी पी ली। किसी को नींद आई? क्योंकि मैंने बहुत दौड़ा के पढ़ाया। वैसे फ्यूचर में कभी नींद नहीं आए तो फॉर्म 3CD खोलना, मस्त नींद आएगी। इसमें जो पार्ट है ना सब पढ़ना, क्या मस्त नींद आएगी। लेकिन एक बार फॉर्म 3CD प्रॉपर कभी भी फुर्सत निकाल के पढ़ लेना, मेरी एडवाइजर बड़ी एग्जाम के बाद पढ़ लेना, बहुत ही बढ़िया चीज है। प्रोवाइडेड आपको सेक्शन से याद नहीं है तो इसको पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप हो एक कंपनी और ये है आपका टैक्स कलेक्शन एंड अकाउंट नंबर और आपने इस साल ये पेमेंट किए। आपने प्रोफेशनल फी टू मिस्टर एक्स दिया 1 लाख रुपए का, आपने उसके ऊपर 10% TDS स्टार्ट किया, बहुत अच्छी बात। आपने प्रोफेशनल फी दिया मिस्टर वाई को 1,50,000, आपने उस पर 10% TDS स्टार्ट किया। आपने प्रोफेशनल फी दिया मिस्टर जेड को 40,000, आपने उस पर TDS नहीं काटा, जबकि ये खर्चा 24-25 का है। ये खर्चा 24-25 का है तो इसलिए उस समय थ्रेशोल्ड सेटलमेंट 30,000 रुपया थी, तो 30,000 के ऊपर आपको TDS काटना चाहिए। 50,000 होते, लेकिन वो तो बाद में हुई ना, आपके एग्जाम के लिए तो 30,000 ही है। तो 30,000 ही आपके थ्रेशोल्ड सेलिंग थी, तो आपने 10% TDS आपको काटना चाहिए था, आपने नहीं काटा। तो यहाँ काटना चाहिए था लेकिन आपने नहीं काटा। और यहाँ तो काटना ही नहीं है, आपने ईयरली रेंट दिया मिस्टर ए को, रेंट के लिए थ्रेशोल्ड सेलिंग 2,40,000 है, बहुत वर्ष पहले 6-7 साल हो गए उसको 2,40,000। तो 2,40,000 लिमिट है, लेकिन आपने यहाँ पे TDS नहीं काटा, तो आपको काटना भी नहीं था यहाँ पे। अब बोल रहे देखो ये इन्फॉर्मेशन क्लियर कि आपने ये सब पेमेंट किया, इन पे TDS काटा, इसमें नहीं काटा।
बोलिए ऑल ऑफ द अफोरसेड ट्रांजैक्शंस आर रिलेटेड टू 24-25 एंड द कंपनी हैज पेड द टीडीएस बीन डिडक्टेड बाय इट ऑन 25 अप्रैल को आपने टीडीएस जमा कर दिया और टीडीएस रिटर्न भी आपने भर दिया 26 क्यू और 10/5/25 को आपने रिटर्न भर दिया। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है इसको 3CD में कैसे रिपोर्ट करोगे, इसको 3CD में कैसे रिपोर्ट करोगे। आई एडवाइस 30 सेकेंड और लो, पहले सम को पढ़ लो। रिया तुम्हारी यू आर हियर, आपका एक डाउट मेरे व्हाट्सएप पे आया हुआ है, आपने पूछा कि रिया आर यू देयर? अच्छा, हो गया, पढ़ लिया आपने? आओ आदमी आए। अब दो इंस्टीट्यूट ने खुद ने इसको सजेशन दे दिया कि कैसे बताना है। दो भैया इंस्टीट्यूट बता रहा है कि फॉर्म 3CD का क्लॉज नंबर 21B में इसको आंसर करना पड़ता है। तो भैया आपको ऐसे 44 क्लॉजेस याद तो करने नहीं है, तो भूल जाइए कौन से नंबर क्लॉज में ये सब, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। पूछ भी लिया तो एक नंबर खो देंगे खो देंगे खो देंगे, लेकिन 44 क्लॉज पढ़ के याद करना तो भाई बहुत ही डिफिकल्ट है। ठीक है, तो आप इसको भूल जाइए, आ जाइए। अब आपको यहाँ पे बताना है कि डेट ऑफ पेमेंट आपने कब किया, तो आप बताएंगे भैया इस दिन पेमेंट किया। अमाउंट ऑफ पेमेंट कितना था, आप बताए 40,000। क्या नेचर का पेमेंट था, भाई प्रोफेशनल फी। क्या नेम ऑफ द पेई था, भाई था। क्या उसका पेन नंबर था, आपने पेन नंबर बता दिया। क्या उसका आधार नंबर है क्या आपके पास, तो देना जरूरी नहीं है, तो हमने ब्लैंक छोड़ दिया। उसका एड्रेस बता दीजिए, आपने बता दिया। एड्रेस बता दीजिए, आपने बता दिया। कौन से शहर का, आपने बता दिया। पिन कोड बताना था, आपने बता दिया। कंट्री बताना था, बता दिया। स्टेट बताना था, आपने स्टेट बता दिया। ठीक है, तो भैया ये खर्चा डिज अलाउड है 40A में, जो कि मुझे रिपोर्ट करना था 21B में। 21B में पूछता है कि 40A में कौन सा खर्चा डिज अलाउड है। यू नो 21B? अरे भाई धीरे 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 परमात्मा का स्पर्श 21B लेट्स हैव परमात्मा का स्पर्श। ये दो 21 क्या चीज से रिलेटेड है देख लो। प्लीज फर्निश द डिटेल्स ऑफ द अमाउंट डेबिटेड टू PL और वो डिसअलाउड है, ये बताइए कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर है जो PL में डेबिटेड है लेकिन वो 40A में डिसअलाउड है। तो आप बताएंगे हाँ भाई हमारा एक एक्सपेंडिचर है जिस पर हमने TDS नहीं काटा, तो 40A में डिसअलाउड है, तो ये यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना था, तो आपने यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया भैया, इसको पेमेंट किया और वो डिसअलाउड है। ये आपने यहाँ पे बता दिया। इसके अलावा आपको TDS से डिटेल देनी है 34A में। 34A में आप क्या डिटेल देते हो, तो भैया कोई TDS VDS काटना था डिटेल दीजिए, तो यहाँ पे आपको सबकी डिटेल देनी है। TDS जिन का कटा उसकी भी और TDS जिन का नहीं कटा उसकी भी। तो आप बोलेंगे जिन का कटा उसकी क्यों बतानी है, तो वो TDS आपने कब जमा किया डिपार्टमेंट जानने में इंटरेस्टेड है, कहीं लेट तो नहीं हो गई, इंटरेस्ट तो नहीं लगाना, पेनल्टी तो नहीं लाना, इसलिए कितना कितना TDS कटा, कब कब जमा करना था, आपने कब जमा किया, फिर आपने उसी टैक्स और फिर आपने उसका TDS रिटर्न भरा कि नहीं भरा, ये भी बताना है। तो यहाँ पे आपको अपने चारों खर्चे के बारे में बताना है कि भैया मैंने पेमेंट किया है 2,90,000 का, हाँ मैंने
प्रोफेशनल फी पेमेंट किया है 2,90,000 का, यू चेक इट, 2,90,000। तो मैंने प्रोफेशनल फी 2,90,000 का पेमेंट किया है 194J वाला। मेरे को टीडीएस काटना चाहिए था 2,90,000 पे, लेकिन मैंने काटा 2,50,000 पे। टीडीएस मेरा 25,000 रुपये काटा हुआ है, ठीक है, ये आपको बताना है। और 194I वाला मैंने पेमेंट किया है जिसपे 2 लाख था, मुझे टीडीएस नहीं काटना था, वो भी आपको यहाँ पे बताना है। आपको बताना है कि मैंने टीडीएस रिटर्न 31 मई को भर दिया, सॉरी 10 मई को भर दिया, जबकि इसकी ड्यू डेट थी 31, तो मैंने टाइम भी भर दिया। क्या आपने इसमें सारा टीडीएस जो काटना था सब डिटेल दे दिया? नो, नहीं दिया, क्योंकि एक पेमेंट मैंने जेड को किया 40,000 का जिसमें मैंने टीडीएस नहीं काटा था, तो वो डिटेल इस फॉर्म में नहीं है, विच आर नॉट रिपोर्टेड। ये आपको भरते देना है कॉलम बना बना के। तो भाई ये तो उन बच्चों के लिए बहुत कंफर्टेबल है जिन्होंने कभी टैक्स ऑडिट अपने अपने बॉस के साथ जाते किया है, और जिन्होंने अभी तक आर्टिकल से वाला कोई टैक्स ऑडिट का एक्सपीरियंस नहीं हुआ, मैं उन्हें बोलूँ चाप मत लो, एग्जाम में एज इट इज दे देगा। तो आप ये क्वेश्चन बस देख लेना, जब आप टीडीएस नहीं काटते हो तो 2 जगह रिपोर्टिंग में आती है, लिटरली 3 रिपोर्ट जाती है। एक तो खर्चा 40 में डिज अलाउड है, एक टीडीएस इस पे कटा, कितना कटा और कितना कटना चाहिए था, और तीसरा उसका टीडीएस रिटर्न आपने सब कब जमा करना चाहिए था, आपने तब जमा किया। तो ये 3 जगह इसकी रिपोर्ट जाती है। आपको यहाँ पे ना मैं एडवाइस वापस करूँ कि ये नंबर याद करने की कोशिश मत करना, 34A 22 ये सब आप नंबर याद करने की कोशिश मत करिए, बस कैसे प्रेजेंट करना है मोटा मोटी आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। हाँ, आप हाँ बोलेंगे तो अपने नेक्स्ट इशू में चल रहे हैं। नहीं, हाँ नहीं, वापस आगे बढ़ो। ओके ओके, आओ आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन भी वही है, टैक्स ऑडिट फॉर्म में कैसे रिपोर्ट करोगे। पिछला सम था एक्सेस, पिछला सम था टीडीएस वाला, जैसा टीडीएस का दिया वैसे 48(2) दे सकता है एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन वाला। जैसा टीडीएस का दिया वैसे ही 48(2) का दे सकता है एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन वाला। वैसे ही कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ 10,000 वाला दे सकता है, बहुत वाइटल है सर। वैसे ही 43B में जो आप ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के पहले पहले पे नहीं करते, वो वाला भी आपसे मान सकता है। तो ये 4 मुझे टीडीएस जैसे ही इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आप टीडीएस वाला 48(2) वाला 48(3) वाला 43B वाला पढ़ लेना, मैं एक बार दोबारा पढ़ा दूंगा, पढ़ा दूँ क्या पहले। वैसे ही 269SS वाला, ST वाला, T वाला और लोन वाला, ये 4 आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। मैं एक बार आपको वापस से पढ़ा देता हूँ। ये एक्सेस पेमेंट टू रिलेटेड पर्सन, तो इसमें नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, क्या रिलेशन था, कब पेमेंट किया, कितना रुपया पेमेंट किया, क्या नेचर का ट्रांजेक्शन था, और क्या पेन ऑफ द रिलेटेड पार्टी था, ऐसे पूछ सकता है। ये सारी डिटेल आपको रिपोर्ट करनी पड़ती है, तो ये आपको रिपोर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है, वाइटल इंपॉर्टेंट। ओके,
एमएसएमई को आपने क्या पेमेंट किया, कब पेमेंट करना चाहिए था, कब पेमेंट किया, ये डिटेल आपसे पूछ सकता है। एमएसएमई इस मार्केट का पिछले 3-4 सालों से बहुत ही हॉट टॉपिक रहा है। 48.3 This section places a disallowance on cash payment in excess of rupees 10,000. तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है whether reporting has been done on the basis of certification। कि भैया जी आपने कितना कैश पेमेंट किया है इन एक्सेस ऑफ 10,000, पार्टी का नाम, ये सब आपको डिटेल देनी है। वैसे ही 40A में आपको बताई दिया कि क्या क्या बताना है, ये सब देख ही चुके अपने स्कोप पर। अब आइए अपने स्कोप पर सब देखने जा रहे थे, स्कोप पर लोन के ऊपर। Illustration 5. The following transactions are recorded in the books of MSPL. MSPL ने लोन लिया है ABCL से। लेंडर का महाराष्ट्र में स्टेट है, महाराष्ट्र में ऑफिस है और ये उसका पेन नंबर है। ये वाया RTGS लिया 50 लाख का। इस साल आपने ABCL को इंटरेस्ट दिया है, TDS स्टार्ट पे दिया 10% की रेट से, TDS स्टार्ट के 2,25,000 रुपये आपने उसको इंटरेस्ट दिया है। फिर आपने ABCL को लोन रिपेमेंट भी किया है, लेकिन वो भी आपने RTGS से किया है, तो कोई चाप नहीं है। लोन टेकन फ्रॉम ABCL वाया RTGS, फिर आपने एक लोन और लिया है 11-24 को 35 लाख का, और आपने इंटरेस्ट दिया नेट ऑफ TDS ईयर एंड में 2,70,000। MSPL का 10 नंबर ये हो गया। आपको बताना है कि क्या उसको TDS रिटर्न भरना है। आफ्टर पेइंग TDS विद इन द ड्यू सेकेंड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में उसने TDS रिटर्न भर दिया। आपने देखा इसने 2 बार TDS इंटरेस्ट दिया। जब भी इंटरेस्ट देगा तो 194A में TDS काटेगा ना, तो भैया इसने एक 30/9 को इंटरेस्ट दिया है, तो ऑब्वियसली उसका रिटर्न 10-10 को जाएगा, अक्टूबर महीने में जाएगा। और एक उसने मार्च से पेमेंट किया तो उसका ऑब्वियसली रिटर्न जाएगा मई महीने में, तो इसने दोनों में रिटर्न भी पेमेंट किया। आपको बोलना है कि इसमें रिपोर्ट कैसे करेंगे, तो भैया 2 रिपोर्ट होती है, एक तो TDS की रिपोर्ट हो गई, क्योंकि आपको TDS में बताना पड़ता है ना कौन से सेक्शन में कितना TDS काटना था, कितना रेट से काटना था, आपने कब काटा कब जमा किया, फिर टैक्स उसका TDS रिटर्न आपने कब भरा, वो 2 रिपोर्ट यहाँ पे हो गई। और बस एक लोन की जो डिटेल होती है ना कि आपने लोन लिया इस साल, बताइए कैश में लिया थी, कार्ड में लिया, कैश में लिया थी, चेक में लिया। तो सर मैंने जब कोई वायलेशन ही नहीं किया तो मैं क्यों बताऊं? नहीं, लोन बड़ा ट्रांजेक्शन हो गया, वायलेशन नॉन वायलेशन डिपार्टमेंट सोचेगा, आप रिपोर्ट कर दीजिए कि इस साल बंदे ने इतना लोन लिया, इतना लोन रिपेमेंट किया, आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, बस बता दीजिए चेक से लिया कि बैंक से लिया। आइए देखिए हाउ टू रिपोर्ट। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वी कैन ऑब्जर्व द फॉलोइंग, कि इस साल MSPL ने लोन लिया, ये मुझे रिपोर्ट करना है क्लॉज 31A में। इस साल MSPL ने लोन रिपे किया, जो मुझे रिपोर्ट करना है 31C में। और इस साल उसने TDS काटा और TDS का रिटर्न जमा किया, ये मुझे 34A-B में रिपोर्ट करना है। तो मैं 31A में गया, वहां पे पर्टिकुलर्स ऑफ ईच लोन और डिपॉजिट, तो आपको बताना है नेम ऑफ द लेंडर, नेम ऑफ द डिपॉजिटर, सॉरी एड्रेस ऑफ द लेंडर, पेन ऑफ द लेंडर, आधार ऑफ द लेंडर, आधार ऑफ द लेंडर, अमाउंट ऑफ लोन, whether the loan deposited was squared up, क्या इस साल पे हो गया, maximum amount of outstanding at the end of the during the year, whether the loan or deposit was taken accepted by check or bank draft, कैसे लिया लोन ये आपको बताना है। In case the loan deposit was accepted by check or bank or draft, whether the same was taken or accepted by an account pay check or draft, ये बताइए। तो आप बताएंगे हाँ भैया इस साल एक लोन लिया है ABCL से, ये उसका एड्रेस है, ये उसका पेन नंबर है, 85 लाख का टोटल लोन है, मैक्सिमम अमाउंट आउटस्टैंडिंग इन द अकाउंटिंग एट द टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इतने का ही मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग है, और आपने उसको RTGS से लिया तो कोई चाप नहीं है। अब आपको रिपोर्ट करना है पर्टिकुलर्स ऑफ रीच रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वही आप ABCL बताएंगे,
भाई मैंने उसको रीपेमेंट किया है, मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग ये है और आरटीजीएस से ही रीपे किया है। टीडीएस इतना काटना था, यहाँ पे बताना है टीडीएस डिटेल। तो भैया ये मेरा 10 नंबर है, इस सेक्शन में मैंने इतना रुपया इंटरेस्ट दिया, इतना टीडीएस काटना चाहिए था, जो कि मैंने टाइमली जमा कर दिया। टैक्स डिडक्शंस नंबर, टाइप ऑफ फॉर्म, कब फॉर्म जमा करना चाहिए था, कब आपने जमा किया, यस यस, यानी नो डिस्टर्ब लाइन्स। इस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई और बहनों, इस तरीके से एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो फॉर्म 3CD से 8 क्वेश्चन और वहां से 8 क्वेश्चन ये बनता है, ये बनता है। भगवान करे इस बार ऊपर वाले से आ जाए, फॉर्म 3CD से खोद खोद के ना पूछे, लेकिन फॉर्म 3CD से पूछ भी लिया ना तो कोई चाप नहीं है, कॉमन सेंस से इसका आंसर देना है। आप सोचोगे मैं ये सब रट लूंगा तो भाई डिफिकल्ट है, फॉर्म कैसे आप रट लोगे? और फॉर्म में तो खास फर्क नहीं पड़ता कि इधर उधर आप कर दिए, तो इससे तो खास फर्क नहीं पड़ता। बस आप ये सारी रिपोर्ट करना है, वो आपने बता दिया वही बहुत है। तो सर मेरा यदि जो कॉलम में कोई डिटेल ही नहीं देना, वो कॉलम में देना भूल गया तो थोड़ा बैड इंप्रेशन है, लेकिन मार्क्स नहीं देंगे। जो रिपोर्ट करना था वो रिपोर्ट नहीं किए तो मार्क्स देंगे। जैसे लोन लिया, भले अकाउंट पे चेक से लोन लिया, रिपोर्ट करना था, आपने सोचा कि नहीं अकाउंट पे चेक से दिया तो क्यों रिपोर्ट करना है, आपने रिपोर्ट नहीं किया तो मार्क्स देते जाएंगे। तो आपको दिमाग में रहना चाहिए कि टीडीएस और लोन लिया, लोन दिया, रिलेटेड पर्सन को पेमेंट किया या इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस किया, ये सब रिपोर्ट करने का होता है। सही है तब भी, गलत है तब भी, गलत है तब तो पक्का ही, सही है तब भी आपको रिपोर्ट करना है। ऐसे आपने रिलेटेड पर्सन को पे किया, रिपोर्ट करेंगे, पक्का रिपोर्ट करेंगे। बात क्लियर? तो भाई साहब आपकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट मैंने बोला था मैं 2 घंटे में पढ़ा दूंगा, और मैंने लिया लास्ट टाइम 1.25 घंटे, आज 1.25 घंटे, 2.5 घंटे में मैंने आपको करा दिया, जिसमें कुछ मेरे सम्स भी थे। आपका स्टडी मैट यूज किया, 55 पेज वाला स्टडी मैट यूज किया, लेकिन मैंने उसको बहुत हाईलाइटर मार मार के 15 पेज से भी कम मैं आपको दिया हूँ। इससे कम करने की आप कोशिश मत करना। ओके, सो वी आर क्लोजिंग द सेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। एक डीटी अमेंडमेंट की क्लास भी आने वाली है 2-3 दिन के अंदर, उसका भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगा। एक आईडीटी की अमेंडमेंट क्लास भी आने वाली है 2-3 दिन के अंदर, उसकी भी इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी। वो भी क्लासेस ऐसे सुपर फास्ट मोड पे चलेगी। तो यदि आप अभी तक अमेंडमेंट नहीं की हो तो मेरी अमेंडमेंट क्लास का वेट कर लो, बहुत जल्दी आने वाली 2-2 दिन।